नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की सियासत में दिलचस्प खेल चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच दुखद खबर कुंभ से भी आई कि कुंभ में हताहतों में बिहार के लोग भी ठीक ठाक संख्या में शामिल थे। आखिर धार्मिक आयोजन को ड्रामा क्यों बनाया जाता है? ये बात हमेशा बहस का विषय, विमर्श का मुद्दा रहना चाहिए, लेकिन अफसोस की गोदी मीडिया ने इसे विमर्श के स्तर से गायब कर दिया। जहां तक बात सियासत की है, तो चिराग पासवान ने एक बार फिर बीपीएससी राग अलाप दिया है। क्या नीतीश कुमार को ये बातें ठीक लग रही हैं? और इन सब से आगे, नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की खबरें चल रही हैं, क्या कल के बजट के बाद नीतीश कुमार सेमीफाइनल राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे? और 1 फरवरी और 24 फरवरी के बीच बिहार की सियासत उस जगह पर जाकर के नए स्वरूप में पकती हुई दिखाई देगी, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। चिराग पासवान भी घिरते जा रहे हैं, और जब बिहार में घेरने और घिरने का दौर चल रहा है, तो आखिर कौन ऐसा है जो घिर नहीं रहा है? सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार नमस्कार। की चर्चा के ठीक पहले अभी खबर आई कि महामंडलेश्वर के पद से फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को बर्खास्त कर दिया गया है। किन्नर अखाड़े ने इसकी घोषणा की है, जहां उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि मिली थी। अब बताइए, दिवंगत राजू श्रीवास्तव को याद करें, उनके पास्ट को कहा गया ममता कुलकर्णी के कि क्या क्या जो चिट्ठी आई है उसमें कहा जा रहा है कि कैसे क्या तमाम तरह की बातें हैं। सवाल यह है, जो राजू श्रीवास्तव कहते थे, भाई लोगों का प्रवचन उनका एक आइटम है कि मुंबई के भाई लोग गए कि जब कोई अच्छे धंधे में आयला है तो काहे उंगली करेला है, अच्छे धंधे में आयला है तो बर्दाश्त नहीं हो रहेला है। आखिर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनने का हक नहीं है क्या? क्या वो भारत की नागरिक नहीं है? क्या वो संत परीक्षा में वो संतों के बीच में दीक्षा लेने के योग्य नहीं है? क्या कारण है? आखिर अखाड़े का अपना कोई संविधान है, या मीडिया परसेप्शन से कि बाबा रामदेव ने ममता कुलकर्णी पर कुछ बोल दिया, उसके बाद इन्होंने कुछ कर दिया? ऐसा तो नहीं हुआ है। क्या है मामला? देखिए, यदि किसी के इतिहास को आधार मान के किसी पे आप ये प्रतिबंध लगाएंगे कि वो अपना आचरण या अपना चोला बदलना चाहता है या बदलना चाहती है, तो उसको उसके इतिहास को देख के, उसके पुराने क्रियाकलाप को देख के इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना और इस प्रकार से व्यवहार करना, वो मैं ठीक नहीं समझता हूँ। आपने फिर बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में बिल्कुल सही कहा कि राजू श्रीवास्तव का वो प्रोग्राम मुझे याद आ जाता है कि कोई एक मतलब अपराधी है, वो संत बनना चाहता है और लोग उसको संत नहीं बनने देना चाहते हैं, बीच बीच में अरंगा अपनाते हैं। सवाल ये है कि देखिए, संत समाज तो पूजनीय है। सब देखिए, संत समाज इस देश के आधार है, संत समाज इस देश के विचार है, लेकिन संत के आड़ में बहुत से लोग जो हैं क्या क्या कर रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आपके सामने में आपके सामने ही आप सुन तो लीजिए ना एक मिनट। आपके सामने ही एक से एक उदाहरण है, आसाराम बापू से लेके राम रहीम से लेके एक संत तो देश के गृह राज्य मंत्री थे, उनके जो वीडियो वायरल हुए, मैं कह नहीं सकता हूं। इस प्रकार के वो असंसदीय कृत्य में जो लिप्त थे और वो वीडियो वायरल हुआ, मैं कह नहीं सकता हूँ, पब्लिक डोमेन में कह नहीं सकता हूँ। तो यदि कोई अपने पुराने इतिहास को भुलाकर, अपने पुराने कृत्यों को भुलाकर यदि नए आवरण में नए चीज को अपनाना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें उन्होंने तो गाना, देखिए, उन्होंने उन पर तो एक गाना भी फिल्माया गया है, मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई, ममता कुलकर्णी पर। हालांकि उनपे भी कई गंभीर आरोप हैं, उनपे भी कई गंभीर आरोप हैं कि दाऊद से संबंध थे, फन्ना अंडरवर्ल्ड से संबंध था। तो सवाल ये है कि भारत सरकार ने इस संदर्भ में, हमारे जो जांच एजेंसियां इस संदर्भ में क्या कार्रवाई की? यदि किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट था तो उनपे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया?
जैसे जी अभी कुंभ को लेकर कहा जाता है कि ये जो कुंभ में जो हुआ है वो विपक्षियों का साजिश है। जी तो भाई विपक्षियों की साजिश है और इसका इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ ये जी। आपको आपका आप सिर्फ बयानवीर हैं क्या? सिर्फ बयान देने के अच्छा लिए हैं कि ऋषि जी, कि आपने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो एक हल्के फुल्के अंदाज में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है कि जब से ये वन नेशन वन इलेक्शन के बिल की चर्चा हुई है, सबसे ज्यादा चिंता में बाबा राम रहीम है कि अब एक ही बार पेरोल मिलेगा किसी इलेक्शन के पहले। अभी तो पेरोल मिल जाता है खैर हरियाणा के मुद्दे पर, म्यूनिसपैलिटी के मुद्दे पर, दिल्ली के मुद्दे पर, पंजाब के आसाराम मुद्दे बापू पर, भी चुनाव के पेरोल पे मुद्दे हैं पर, अभी। लोकसभा पर। हाँ, जब चुनाव आता है कोई ना कोई उस इलाके में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में विधानसभा, लोकसभा, 5-6 पेरोल की गुंजाइश बन जाती है 5 साल में। अब तो वन नहीं, अब नेशन वन मुझे, इलेक्शन में उनको लेकर भी टेंशन है। अच्छा, मुझे आश्चर्य लगता है जो आराध्य भगवान राम जिंदगी भर पैदल चले, हम्म, यदि आप उनके किशोर अवस्था से लेके और लंका तक की यात्रा को यदि देखेंगे तो जिंदगी भर वो पैदल चले, और उनके भजनों को, उनके बारे में बताने वाले लोग बड़े बड़े प्लेन से चलते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं। ये संतों को हेलीकॉप्टर से क्या मतलब? ये संतों को जेट प्लस सुरक्षा से क्या मतलब? ये संतों को इतना जो मतलब आजकल जो संत सबको देखिएगा टीवी डिबेट में वो रहते हैं हमारे साथ, तो बड़े चैनलों पे जो जो सेटेलाइट जो गोदी मीडिया है उन पे बड़े बड़े संत जो होते हैं टीवी डिबेट में आते हैं, ऐसे झगड़ा मतलब करते आप हैं। जाते भी हैं, तो रोज सुबह से शाम तक बैठे भी रहते हैं, गोदी मीडिया भी आप कहते हैं। तो क्या मतलब, तो ये अब संत ऐसे झगड़ते हैं किसी पार्टी के लिए, किसी विचारधारा के लिए। संत का सबसे बड़ा विचारधारा क्या हो सकता है? इंसानियत। कि जी हमारे जो इंसान है उनके लिए तो सब बराबर हैं। क्या अभिषेक जी? जी सबसे बड़ा धर्म क्या है संतों के लिए? इंसानियत। जी और ये बिल्कुल। तो ये, हालांकि मैं फिर भी कहता हूं संत समाज हमारे पूजनीय है, संत समाज हमारे आधार है, स्तंभ है, लेकिन संत का चोला ओढ़कर बहुत ऐसे लोग भी हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो खैर, आपके पब्लिक डोमेन में है। आसाराम चोला बापू से ओढ़कर लेके राम कोई, रहीम ऋषि जी, और तमाम ऐसे लोग हैं। चोला ओढ़कर कोई दुरुपयोग कर रहा है और कोई अच्छे धंधे में आना चाहता है, तो वही राजू श्रीवास्तव वाली बात कि अच्छे धंधे में आयला है तो क्यों उंगली करेला है, जो कहते हैं। लेकिन कोई आदमी फिल्मी दुनिया छोड़कर अच्छे धंधे में आ गया, सो कॉल्ड अच्छे धंधे में, राजनीति में, और अपने ही गठबंधन के खिलाफ और गठबंधन धर्म के खिलाफ बयान क्यों देता रहता है? बात चिराग पासवान की करें तो वो भी फिल्मी मैं दुनिया उस में पे थे, आने से राजनीति में मैं आए। उस पे जी, बीपीएससी पर सवाल उठा दिया, क्या है? मैं उस पे आने से पहले उस पे आने से पहले थोड़ा संत समाज की चर्चा हो रही थी, तो कई दर्शकों का ये डिमांड था कि इस पे आप जरूर बोलिएगा कि इस कुंभ में आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कुछ ऐसे संत हैं, संत के नाम पे कुछ ऐसे लोग हैं कुछ राह चलते हुए लोगों को पिटाई करते हुए नजर आए। अब कोई अरे एक तो झाड़ू अपनी से बहन मार के रहे साथ थे जा मीडिया रहा है, वालों को। कोई बहन के साथ जा रहा है, कोई पत्नी के साथ जा रहा है, कोई माँ के साथ जा रहा है, उसको कोरा से मतलब पीट देते हैं। आप मान लीजिए कोई एकाएक मतलब जा रहा है और एकाएक कोई पीछे से वार कर दे, और ऐसी स्थिति में गाड़ी अनबैलेंस हो जाए और किसी का मतलब अनबैलेंस होने के कारण किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो ऐसे लोग क्या संत हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। और पुलिस जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जी, अब आता हूं चिराग पासवान पे। देखिए, जी मैंने पहले भी कहा था कि चिराग पासवान उस सरकार के हिस्सा है, उस गठबंधन का हिस्सा है जो गठबंधन बिहार में सत्तासीन है और केंद्र में सत्तासीन है। हालांकि बिहार सरकार में उनकी पार्टी की भागीदारी शून्य है, लेकिन जिस एमएलए है ही प्रकार नहीं से तो कहां से होगी? हाँ, जिस प्रकार से चिराग पासवान ने मोर्चा खोल रखा है बिहार सरकार के विरुद्ध, खासकर नीतीश कुमार के विरुद्ध, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। क्या एनडीए में जी सब कुछ सामान्य है? चिराग पासवान क्यों है? यदि चिराग पासवान को बीपीएससी और बीपीएससी से
किसी विषय को लेकर मतांतर है, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर दर्द और मर्म है, तो आप मुख्यमंत्री जी आपके लिए आसानी से उपलब्ध हैं। आप मुख्यमंत्री से जाके मिल सकते हैं, क्लोज डोर मीटिंग कर सकते हैं मुख्यमंत्री से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये समस्या है, बीपीएससी जो बीपीएससी का चेयरमैन या जो भी लोग हैं इसमें ऐसे इन्वॉल्व हैं, इस प्रकार का त्रुटियां हैं, उसको तुरंत रिजॉल्व किया जाए। कि ये सिर्फ आप पब्लिक डोमेन में बयान दे रहे हैं, और पब्लिक डोमेन में बयान दे रहे हैं यानी अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और मेरा जो थर्ड सेंस कहता है कि क्या इन बयानों के पीछे बीजेपी है क्या? क्योंकि सरकार का जो मुखिया है वही सरकार का चेहरा होता है, और सरकार का चेहरा नीतीश कुमार है। क्या नीतीश कुमार के छवि को डाइल्यूट करने का प्रयास चिराग पासवान कर रहे हैं? और चिराग पासवान कोई बयान दे रहे हैं, क्या उनके पीछे किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का आशीर्वाद है? मेरे बात से आप सहमत होंगे, यदि कोई गंभीर जी रूप से यदि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए चिंतित है होते चिराग पासवान, तो मुख्यमंत्री से समय मांगते, मुख्यमंत्री से मिलते और क्लोज डोर मीटिंग में कहते कि ये बातें हैं, इसको रिजॉल्व कीजिए। सिर्फ पब्लिक डोमेन में बयान दे रहे हैं, वही आप स्टैंड ले रहे हैं जो प्रशांत किशोर ले रहे हैं। प्रशांत किशोर को तो सरकार को घेरना है जी। और मैं भी मानता हूं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मांग है वो जायज है। जायज इसलिए है, यदि एक दो सेंटरों पे भी पेपर लीक हुआ है तो कहीं न कहीं बीपीएससी का ये नाकामी है। और कौन लोग हैं इसके पीछे, और उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य से, युवाओं के भविष्य से बड़ा कोई चीज नहीं है। यदि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। जी, भविष्य के साथ कार्रवाई और खिलवाड़ की बात आप कर रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि कितने युवाओं को टिकट दिया और कितने उसमें नेता पुत्र या नेताओं के रिश्तेदार नहीं थे चिराग पासवान ने। अरे कम से कम 5 में 60% तो वही है। एक खुद है रामविलास पासवान के बेटे, एक उनके बहनोई है यानी रामविलास पासवान के दामाद, एक अशोक चौधरी के बेटे हैं। 3 तो यही हो गए उनकी पार्टी में। एक दिनेश सिंह की पत्नी 80%, हाँ दिनेश सिंह की, वो अशोक चौधरी की बेटी और दिनेश सिंह की पत्नी, मतलब 80% तो आपने खुद ही युवाओं का रास्ता रोक रखा है भाई भतीजावाद के नाम पर। अब सवाल उठता है कि चैरिटी, कहावत सुनी है ऋषि जी आपने, चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो इनके घर की हालत आपको मैंने बता दी, विधायक 0, सांसद 5 में 4 यही लोग हैं, और ये चले हैं नौजवानों का मुद्दा उठाने। अब इंडिया टुडे में एक जमाने में इंडिया टुडे में एक स्टोरी प्रकाशित हुई थी स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर। और स्वर्गीय वो उसमें ये स्टोरी था कि रामविलास पासवान जी के बारे में वो हेडिंग था, मैं नहीं कह रहा हूं, रामविलास या भोग विलास। और उसमें दिया गया था कि दरबारे आम और दरबारे खास, जैसे जो राजा सम्राट दीवाने आम दीवाने खास। हाँ, दीवाने आम दीवाने खास। और रामविलास पासवान जी के लिए ये मतलब चर्चा आम था कि हिंदुस्तान में वो सिंगल पॉलिटिशियन है जो सबसे महंगे सूट और कपड़ा पहनते हैं। पहनना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई, लेकिन जिस सोशल ब्लॉक की आप राजनीति करते हैं जी, उनका आपके पार्टी में कितना रिप्रेजेंटेशन है। आपने अशोक चौधरी के पुत्री को टिकट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो पासवान समाज की राजनीति करते हैं। आज आपका एनडीए में पूछ क्यों है? क्योंकि आपके समाज जो है, यानी पासवान समाज जो है आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। तो क्या आप अशोक चौधरी के पुत्री के स्थान पे किसी आम लोजपा के कार्यकर्ता जो पासवान समाज से बिलोंग करता हो उसको टिकट नहीं दे सकते थे? जी। तो आप राजनीति करेंगे पासवानों का और टिकट देंगे अशोक चौधरी के पुत्री को
अब 5 में से तो 2 खुद बांट लिए जीजा साला मिलके, 80% में दे दिए, आरक्षण और खास 3 लोगों को है, लोजपा के सांसदों में। और 3 दे दिए धन कुबेरों को। अब कितने चॉकलेट लिया गया होगा कहा नहीं जा सकता है। जी, ऐसे हम छोटे लोगों को छोटे तो कोई, छोटे जो ऋषि जी, हम लोग को तो कोई एल्पेन हम्म। लीबे भी नहीं दे रहा है। कैडबरी की बात और डेयरी मिल्क की बात छोड़ दीजिए, आप चॉकलेट की बात तो कर रहे हैं तो। ये समझना चाहिए, और ये चीज समाज को भी समझना चाहिए। जो आपका रहनुमा है वो सही में हकीकत में आपके रहनुमा है या आपके आशीर्वाद से कुछ और कर रहा है। अरे महाराज, बड़ा महंगा और जैकेट था, मैं वो देखे आप थे हम। मैं और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो नेता अपने समाज का रहनुमा बनने का ढोंग रचता है वो सबसे बड़ा उस समाज का शोषक होता है। जी, ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि समाज के वोटर्स को मधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है। खैर, वो जैकेट भी हमने देखी थी दावोस में वर्ल्ड अब जब इकोनॉमिक फोरम में। मैं 2-3 मैं आप लोग कहेंगे कि ये चिराग पासवान को घेर रहे हैं। सीपी ठाकुर को ही देख लीजिए। सीपी ठाकुर का इतिहास से आपको याद होगा कि एक व्यक्ति ने उनको कितना मदद किया था, और उस व्यक्ति ने अपने अंतिम समय में सुरक्षा की मांग की, और उस समय सीपी ठाकुर केंद्रीय मंत्री थे। सीपी ठाकुर ने क्या मदद किया, वो उस व्यक्ति का बाद में हत्या हो गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जी, आरा में ऋषि उस जी, व्यक्ति की हत्या हो गई ना। ऋषि जी, एक चीज मैं आपको बताऊं। आज एक खबर सामने आई है। खबर यह है कि चिराग पासवान पर आरोप लगाते हुए एक महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की है। आपने वो खबर देखी होगी। और इसके बाद दैनिक चिराग भास्कर पासवान छापा। घिरते हुए, जी, इसके बाद चिराग पासवान घिरते हुए दिख रहे हैं। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। बहुत कम लोगों को इतनी कम उम्र में कैबिनेट मंत्री, मुझे लगता है कि चिराग पासवान से कम उम्र में कैबिनेट मंत्री 2 ही 3 लोग बने होंगे, डॉक्टर कर्ण सिंह या शाहनवाज हुसैन जैसे लोग। नहीं तो उनसे कम अशोक उम्र में गहलोत शायद भी ही तो। कोई कैबिनेट नहीं। अशोक गहलोत अशोक केंद्र में गहलोत भी कैबिनेट तो। मंत्री नहीं थे, राज्य मंत्री थे केंद्र में, क्या, कैबिनेट हाँ, मंत्री नहीं थे। क्या कैबिनेट मंत्री नहीं, हाँ, एमओएस कैबिनेट थे, में हाँ। 2 ही लोग जहां तक मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर कर्ण सिंह और शाहनवाज हुसैन, यही 2 नाम। तो चिराग पासवान एक बढ़िया मंत्रालय भी मिला, फूड प्रोसेसिंग वाला, बिहार में भी काफी काम कर सकते थे। लेकिन इस तरह के विवादों में उनका घिर जाना उनके राजनीतिक करियर के लिए पर कैसा असर डाल सकता है? देखिए, चिराग पासवान को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, और उस महिला ने जो आरोप लगाया है उसकी जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला एक केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ है। और उस महिला ने जो आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री के बहनोई हैं, अब नाम मुझे याद नहीं है, बहनोई तो एक सांसद हैं, अब ये कौन से बहनोई हैं, अपने बहनोई हैं या रिलेशन में लगते हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन उस महिला ने जो आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री के जो बहनोई हैं उनके दबाव में और केंद्रीय मंत्री के दबाव में, यानी चिराग पासवान जी के दबाव में हम ये कार्य कर रहे हैं, जीवन लीला अपनी समाप्त हम करने जा रहे हैं। हालांकि वो गंभीर रूप से अभी बीमार है, मतलब गंभीर रूप से उनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है, और वो डॉक्टर के कंसल्टेंसी में है। उम्मीद करते हैं कि मैं वो दुआ करता हूं कि वो बच जाए। लेकिन यदि एक केंद्रीय मंत्री पे किसी महिला ने इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं तो इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अच्छा, यही क्या सवाल केंद्रीय है ऋषि मंत्री जी, क्या बेहद केंद्रीय महत्वपूर्ण मंत्री का सवाल है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उस मामले ये में? तो और जांच इस के बाद खबर को पता चलेगा। मैं दर्शकों को कहूंगा कि यदि बिहार के दर्शक आज के दैनिक भास्कर को देखें, दैनिक भास्कर ने इस पर विस्तृत रूप से रिपोर्ट छापी है। जी, ठीक है, इस पर बड़ा सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी इस पर दोहरा रवैया नहीं अपना रहे? मुझे याद है कि एक महिला ने एक मीटू कैंपेन चला था, और एक महिला ने उनके विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर आरोप लगाए थे, तो नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा ले लिया था। क्या एमजे अकबर से इसलिए इस्तीफा ले लिया गया कि वो मुसलमान थे और चिराग पासवान दलित है, हिंदू है, इसलिए उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा? बिना जांच के ही इस्तीफा लिया गया था एमजे अकबर से, अगर आपको याद हो तो। और तो और देखिए, 24 नवंबर 2005 को जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो बिहार सरकार के एक मंत्री जीतन राम मांझी पर कोई मुकदमा चलने की बात शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार के संज्ञान में आई। 4 घंटे के अंदर अपनी सरकार के नवनियुक्त मंत्री जीतन राम मांझी का इस्तीफा ले लिया था, यह भी याद है।
आज जेडीयू के लोग क्यों चुप हैं, क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे चिराग पासवान का? और एमजे अकबर के लिए अलग कानून, उनके लिए अलग विधान और इनके लिए अलग विधान, चिराग पासवान के लिए। क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहरा रवैया इससे प्रदर्शित नहीं होता? सीधा हमारे मुझे दर्शकों लगता को है बताइए। मुझे लगता है ये घटना पब्लिक डोमेन में कल 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 आई है। और मैंने शुरू में ही कहा, दैनिक भास्कर ने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से छापा है, फ्रंट पेज पर छापा है। और निश्चित ही देखिए, यदि नैतिकता थोड़ा भी बचा हुआ है और कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए विवश हो, तो समझ जाइए कि उसके साथ किस प्रकार से मतलब किस प्रकार से लोगों ने प्रताड़ित किया होगा। तो ऐसे मामले में यदि चिराग पासवान में नैतिकता थोड़ी बची हुई है, तो तुरंत कम से कम ये कहना चाहिए कि जो मुझ पे आरोप लगे हैं उसकी जांच हो, और यदि मैं दोषी हूं तो मुझ पे कार्रवाई हो, और तब तक मैं मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देता हूं। जी। तो मैं चिराग पासवान को दोषी नहीं ठहरा रहा, पहले भी कह दूं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार का जो रवैया है, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दो राष्ट्रीय अध्यक्षों पे आरोप लगे, दोनों ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने संसद से इस्तीफा दिया, साबित तो नहीं हुआ था ना, लेकिन इस्तीफा दिया। और उसके बाद आप देखिए, बंगारू लक्ष्मण पर कैमरे के सामने जो फुटेज आई, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। नरेंद्र मोदी सरकार में एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया एमजे अकबर पर, उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब चिराग पासवान है तो उनसे इस्तीफा लेने में नरेंद्र मोदी को दिक्कत है। भाई ये दो भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों पर आरोप लगाती है कि दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है दोनों विपक्षी दलों का। यहाँ तो खुद ही दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है। आखिर एमजे अकबर की तरह, सीधा सवाल, एमजे अकबर की तरह चिराग पासवान से इस्तीफा कब लिया जाएगा और प्रधानमंत्री अपने आप को समानता के, इक्वलिटी के पैरामीटर पर खुद को खरा पाते हुए, इस देश के लोगों के बीच खरा उतरते हुए देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? जी ऋषि जी। देखिए अभिषेक जी, मेरा ये मानना है कि नैतिकता, राजनीति में नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और नैतिकता का तकाजा यही कहता है कि किसी महिला ने आप पे इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो अविलंब आपको खुद से पेशकश करना चाहिए, मतलब इसकी जांच हो। और नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी, मुझे याद है एग्जैक्ट, एमजे अकबर से पहले निहाल चंद मेघवाल नाम था शायद, मैं करेक्ट हूं तो, राज्य मंत्री थे, उनपे एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया था। तुरंत उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो जब अपने लोगों पे आप, निहाल चंद मेघवाल से लेके और एमजे अकबर पे आप कार्रवाई कर सकते हैं, तो चिराग पासवान पे क्यों नहीं? और उस महिला ने डायरेक्ट ये नहीं कहा है कि वो केंद्रीय मंत्री के बहनोई ने मेरे साथ ये किया है, उन्होंने डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पे आरोप लगाया जी। यानी चिराग पासवान की इन्वॉल्वमेंट की वो बात कर रही है। यदि इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही है तो जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और चिराग पासवान, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, युवाओं को उनसे अच्छी, मतलब एक एक एक, एक बेहतर राजनीति का उम्मीद है। बिहार के भविष्य हैं, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, खासकर यदि दलित समाजों की बात करें, जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत निराश हूं। अब जब टिकट देने की बात आती है तो एकदम धन कुबेरों को आप टिकट दे देते हैं, और राजनीति आप गरीबों को करते हैं, दलितों को करते हैं, पिछड़ों को करते हैं। ये समझ से परे। अच्छा ऋषि जी, जिस जेडीयू को चिराग मॉडल के तहत तीसरे नंबर पर आना पड़ा था विधानसभा चुनाव में 2020 में, क्या वो जेडीयू चिराग पासवान का इस्तीफा मांगेगी अब? उसके लिए तो ये आपदा में अवसर की तरह है। जी सवाल दोहराइएगा फिर से प्लीज। जिस जेडीयू को चिराग पासवान की पार्टी की वजह से 2020 के चुनाव में सब दुर्दशा झेलनी पड़ी, उस जेडीयू के लिए तो ये आपदा में अवसर की तरह है। क्या जेडीयू चिराग पासवान का इस्तीफा इस मौके पर मांगेगी? देखिए, कल भी मैं एक प्रोग्राम में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता का बयान देख रहा था, तो पत्रकार उनको
चिराग पासवान के बयान पे बार बार लेके आ रहे थे, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता का उस प्रकार से एग्रेसिव अप्रोच नहीं देखा चिराग पासवान के विरुद्ध। तो एक कोalition है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू के नेता के मन में कुछ होगा भी तो पब्लिक डोमेन में आके बोलेंगे। हो सकता है कि जब क्लोज डोर मीटिंग हो तो उसमें इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। और ये मामला देखिए, ये मामला इस मामले में तूल पकड़ेगा, क्योंकि कल ही ये पब्लिक डोमेन में आया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में देखिएगा ये मामला जरूर तूल पर पकड़ेगा। जी एक और घटना में बता दूं, 2015 का विधानसभा चुनाव सन्निकट था और नीतीश कुमार सरकार के मंत्री अवधेश कुशवाहा कैमरे के सामने 4 लाख रुपए का बंडल पकड़ते हुए और किसी से फोन पर बात करते हुए पाए गए। घंटा भर नहीं लगा, नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया था या शायद इस्तीफा देने को कह दिया था। तो नीतीश कुमार तो इस तरह की नैतिकता का पालन करते रहे हैं। खुद रेल मंत्री थे, गैसल रेल दुर्घटना के वक्त उन्होंने मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया था लाल बहादुर शास्त्री की तरह। उनकी पार्टी को तो इस्तीफा मांगना चाहिए। और नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है, उन्होंने पूर्व में ऐसा उदाहरण एमजे अकबर के मामले में प्रस्तुत किया है। चिराग पासवान के मामले में क्या ये 240 की संख्या का दबाव है कि नैतिकता भी गंदे नाली में कहीं जाकर के बह गई है? छोटी गंगा समझ के गंदा नाला में नहला दिया, जो तुम देखते हैं ना। एक तो कोalition गवर्नमेंट है, और कोalition गवर्नमेंट में मजबूरियां भी होती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं केंद्र सरकार जो है अपने भाजपा जो है केंद्र में सत्तासीन जरूर है, लेकिन अपने बलबूते नहीं है, तमाम सहयोगियों के सपोर्ट से है। और चिराग पासवान के पास 5 सांसदों की ताकत जरूर है। तो ऐसे स्थिति में हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनसे जरूर बात करेंगे। जब देखिए अभी ये मामला पकड़ा नहीं है, और न्यूज लॉन्चर पहला ये चैनल है, पहला ये प्लेटफॉर्म है जो इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक उठा रहा है। जैसे जैसे ये मामला पकड़ेगा, मुझे लगता है चिराग पासवान में भी दबाव बनेगा। और चिराग पासवान को मैं नहीं कहता हूं, या अभिषेक जी नहीं कहते हैं, या न्यूज लॉन्चर नहीं कहता है चिराग पासवान का क्या रोल है, नहीं है, लेकिन आरोप लगे हैं तो चिराग पासवान को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, परंपराओं का पालन करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता थोड़ी भी बची है तो निश्चित ही जब तक जांच हो, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध जांच होगा, तो केंद्रीय मंत्री जब तक मंत्री पद पर बने रहेंगे तो जांच की निष्पक्षता पे सवाल उठेगा। तो कम से कम उनको अपने मंत्री पद त्याग करके जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाता तब तक फिर से उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और इन सब के बीच बिहार में आखिरी चर्चा हम कर ले कि किस प्रकार से बिहार के गठबंधनों की बुनियाद पड़ रही है, और इन गठबंधनों के बीच में जनता दल यूनाइटेड क्या आपको लगता है फ्लिप फ्लॉप की स्थिति में खुद को अभी पा रहा है, या जनता दल यूनाइटेड ने अपनी लाइन क्लियर कर ली है कि प्रधानमंत्री पीएम नीतीश कुमार को अगले चुनाव का सीएम घोषित करे या ना करे, रहना यही है? क्या है? देखिए हम अभी भी उस स्टैंड पे कायम हैं, जो मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था। ये बजट सत्र के बाद बजट सत्र में बिहार को क्या मिलता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 24 पन्नों का बड़ा एक लंबी चौड़ी जो डिमांड जो है केंद्र सरकार के सामने रखी है, उसको केंद्र सरकार कितना फुलफिल कर पाती है इस बजट में। दूसरी तरफ उससे भी बड़ा मुद्दा चेहरा को लेकर है, मुख्यमंत्री पद को लेकर है, उसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड होता है, ये देखने वाली बात होगी। और मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, और नो डाउट भाजपा और एनडीए में सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी की तरफ से भरोसा किया था नरेंद्र मोदी पर 15 लाख रुपया के लिए 10 साल पहले, 15 पैसा नहीं आया अभी तक। नीतीश कुमार भरोसा कर लेंगे, क्या बात करते हैं? नरेंद्र मोदी की तरफ से पब्लिक डोमेन में बजाते पब्लिक डोमेन में ये आश्वासन चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, और एनडीए यदि फिर से सत्तासीन होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, वो भी अगले 5 साल तक। ये स्टैंड चाहते हैं खासकर नरेंद्र मोदी की तरफ से। यदि इस स्टैंड पे बीजेपी यदि स्टैंड नहीं करती है, फिर नीतीश कुमार अपने आप को बीजेपी से डिस्टेंस कर लेंगे।
नीतीश कुमार, यदि चिराग पासवान का इस्तीफा नहीं होता है तो नीतीश कुमार अपने महिला वोटरों को क्या जवाब देंगे? ये तो बड़ा सवाल आपने किया है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि चिराग पासवान की ये जिम्मेवारी बनती है कि यदि उन पे आरोप लगे हैं, अपने उन पे लगे आरोप पे उनका क्या मतलब राय है, क्या वो मतलब ये है, वो अपना पक्ष जरूर रखें। देखिए, पक्ष रखेंगे तभी तो मतलब ये मालूम हो पाएगा कि क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए, न्याय तभी होता है जब आप दोनों पक्षों को सुनेंगे। एक पक्ष ने तो कह दिया कि केंद्रीय मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उनके बहनोई का इन्वॉल्वमेंट है। अब केंद्रीय मंत्री है, उनके जो बहनोई हैं, उनका क्या स्टैंड है, वो क्या मतलब इस आरोप को लेकर सोचते हैं, तो उस पर स्टैंड जरूर रखना चाहिए। उसके बाद ये प्रधानमंत्री की भी ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि चिराग पासवान उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। यदि इस प्रकार का गंभीर आरोप लगा, और शायद यदि मैं सही हूं तो महिला मध्य प्रदेश की हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली। जी। खैर, कई सारे सवाल चिराग पासवान की वजह से खड़े हो गए हैं, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार की और नरेंद्र मोदी का अपना स्टैंड कसौटी पर है, नीतीश कुमार का वोट बैंक कसौटी पर है, और चिराग पासवान का पॉलिटिकल करियर भी कसौटी पर है। तो एक साथ जब तीन नेताओं की और तीन दलों की भूमिका कसौटी पर है, तो बिहार की जनता को इस तीनों की कसौटी पर, तीनों की कसौटी पर बिहार की जनता किस प्रकार से अपने जनमत का निर्माण करने की तरफ चुनाव में जाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल असहज स्थिति तो पैदा हो ही गई है। अब आने वाले वक्त में देखिए ये असहजता किस रूप में और कहां तक बढ़ती है। आज किस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।